कहने को तो इस कहानी का शुरुआत चेन्नई के शेषाचलम जंगल से शुरू होती है। इस घने जंगल के बीचों बीच लाल चंदन पाया जाता है, जो पूरी तरह से दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इस लाल चंदन की कीमत सोने की कीमत से कहीं कम नहीं है, पर इसलिए इस लाल चंदन के गैर कानूनी तरीके से इसके बीच में इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। ट्रक लॉरी के द्वारा पहले से चेन्नई से चाइना और इसके बाद चाइना से जापान समुद्र के रास्ते स्मगलिंग किया जाता है। जापान में लाल चंदन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। असल बात है कि जापान में शादियों के वक्त एक रस्म निभाई जाती है, जहां पर लड़कियां के होने वाले पति पत्नी को लाल चंदन के बने बेशकीमती वायलिन गिफ्ट दिया जाता है। इस छोटे से वायलिन की कीमत करीब 8 लाख रुपए होती है। तो दोस्तों, मूवी को आगे एक्सप्लेन करें उससे पहले अपने भाई का चैनल एक्सप्लेन मूवी 1124x7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुष्पा फिल्म की पूरी कहानी चेन्नई में पाए जाने वाले लाल चंदन की गैर कानूनी तरीके से खरीद फरोख्त के बारे में है, जहां पर गैर कानूनी धंधे में फिल्म का विलन यानी कि हीरो सड़क से महल तक का सफ़र रास्ता तय करता है। आइए हम जानें पुष्पा के आगे की कहानी। पुष्पा लाल चंदन का डिलीवरी करने जाता है, पर बीच में ही उसे पुलिस रोक लेती है। वो पुलिस रिश्वत देता है और माल लेकर वहां से निकल जाता है। पुष्पा की लाइफ का सिंपल सा वसूल है। वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगा और इसके वो अपने मालिक को भी झूठी इज्जत देने या दिखाने की बजाय वह काम को ही छोड़कर चला जाता है। उसे देखकर एक और मजदूर केशव भी अपना काम छोड़कर पुष्पा के पीछे चला जाता है। काम में 2 ट्रक्स भरकर 2 अलग अलग काम के लिए मजदूरों को ले जाया जाता है। एक के लिए 100 रुपये तो दूसरे ट्रक के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। पुष्पा 100 रुपये वाले 1000 रुपये ट्रक वाले में चढ़ जाता है, ये जानते हुए कि वो गैर कानूनी काम है। वहाँ से सभी मजदूर को जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें लाल चंदन की लकड़ियाँ काटने का काम दिया जाता है। वे मजदूर लकड़ियाँ काट ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। तभी पुष्पा उनसे कहता है कि उन सब ने इतनी मेहनत की है और अब यहाँ से वह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पुलिस उन तक पहुँचे उससे पहले वो सब मिलकर सभी लकड़ियों को छुपा देते हैं। डीएसपी गोविंद वहाँ आता है और माल के बारे में पूछताछ करने लगता है। पुष्पा उनसे कहता है कि यदि डीएसपी आए हैं इसलिए उनकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने माल को छुपा दिया है, वरना अगर वो चाहता तो उनकी आंखों से सामने से माल को ले जाता। तभी डीएसपी गोविंद पुष्पा के खोपड़ी पर गन रख देता है। तब सभी मजदूर ये देखकर शौक हो जाते हैं और पुष्पा के साथ खड़े हो जाते हैं। पुष्पा डीएसपी गोविंद को डराता है और कहता है कि पुलिस इतने सारे मजदूरों के आगे टिक भी नहीं पाएगी। इसलिए उस वक्त डीएसपी गोविंद के पास वापस जाने का अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। ये पहली बार था जब कोई डीएसपी गोविंद के हाथों बच निकला था। यह सब देखकर केशव बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अब से वह पुष्पा का लाइफ फ्रेंड बन जाता है। सब मजदूर अपना काम खत्म करके वापस जा ही रहे होते हैं कि डीएसपी गोविंद पूरी पुलिस बल के साथ वहां पर वापस दोबारा से आ जाता है। पुष्पा इस सब के बीच उन्हें चकमा देकर उन्हें उनकी आंखों के सामने से ट्रक को लेकर निकल जाता है और ट्रक कहीं छुपा देता है और वो आगे आकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान कहानी पुराने यादों की कहानी में जाती है, जहां पर पता चलता है कि पुष्पा गांव के एक बड़े आदमी मुलेठी वेंकट रमन का नाजायज बेटा है। वेंकट रमन पहले से ही शादीशुदा था, पर वो पुष्पा की मां से बहुत प्यार करता था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके जाने के बाद पुष्पा के सौतेले भाई ने उनसे और उसके मां से उनको परेशान करते हुए शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुष्पा के नाम के आगे उसके पिता का नाम लगे। आगे माल का पता लगाने के लिए कहानी में उसके मालिक पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। पुष्पा के नए बॉस का नाम रेड्डी है। वो 3 भाई हैं, गोंडा रेड्डी, जग्गा रेड्डी और जोली रेड्डी। गोंडा रेड्डी से स्मगलिंग करने का एक मेन हिस्सा है जो पूरे धंधे को संभालता है। जग्गा रेड्डी पूरे बिजनेस को संभालता है और जोली रेड्डी जो सबसे छोटा भाई है, कहने को तो बिजनेस का हिस्सा है, पर उसका पूरा समय सिर्फ शराब और लड़कियों के बीच में ही गुजरता है। उसकी नज़र जिस भी लड़की पर पड़ जाती है वो उसे नहीं छोड़ता है। जग्गा जोली के साथ पुष्पा से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और उसे माल के बारे में पूछता है और साथ ये भी पुलिस से इतनी मार खाने के बाद उसने आखिर अपना मुंह क्यों नहीं खोला। पुष्पा उसे कहता है कि अगर माल के बारे में बता कर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो माल की जानकारी के बदले 5 लाख रुपए की मांग करता है। साथ ही पुलिस से रिहाई की भी जगह मांग करता है। मान जाता है और पुष्पा उसे माल लौटा देता है। जोली को माल मिलने के बाद पुष्पा
को बेइज्जती कर देता है, उससे कार से उतार देता है, कहता है कि वो अपनी औकात की गाड़ी से वापस आए, घर जाए। पुष्पा तुरंत उस 5 लाख रुपए से एक लाल कार खरीद लेता है और उसी कार से जॉली रेड्डी के सामने आता है। गोंडा रेड्डी के मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई होती है जहां पुष्पा भी आता है। तभी मजदूर गोंडा रेड्डी को बोलता है कि जब से डीएसपी गोविंद आया है, लकड़ियों को काटने से लेकर उसे गोडाउन तक लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुष्पा तभी गोंडा रेड्डी को कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कोई भी ट्रक कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। वो ट्रक को बीच में से काट कर 2 हिस्सों में बांट देता है और बीच चंदन की लकड़ी रख जाता है। फिर वेल्डिंग करके आधे हिस्से में दूध भरा जाता है जिससे सबको ये लगे कि दूध का व्यापार किया जा रहा है। पुष्पा पहला ट्रक गोविंद के चेक पॉइंट से निकाल लेता है। गोंडा रेड्डी जग्गा रेड्डी को बुलाता है कि पूरा काम अब पुष्पा को सौंप दिया जाए, जगह सिर्फ उसे सुपरवाइज करे। पुष्पा को इसके बदले हर लोड के लिए 5 लाख रुपये ऑफर करता है। पुष्पा 4% की पार्टनरशिप यानी कि 4 लाख रुपये की डिमांड करता है। वो ये सबसे कहता है कि 1 लाख रुपये का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करके अब वो गोंडा रेड्डी का पार्टनर बन गया है, क्योंकि इस वक्त पुष्पा को इंटरेस्ट पैसा कमाना ज़्यादा पार्टनरशिप करने में होता है। आगे कहानी में पुष्पा को अपने साथ काम कर रहे एक मजदूरी बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है। वो केशव के द्वारा सीधे तौर पर नहीं पर उसे पटाने की कोशिश करता है, पर श्रीवल्ली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। पर फिर भी पुष्पा और श्रीवल्ली को 1-2 बार मिलवा ही देता है। इस दौरान डीएसपी गोविंद गोंडा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है। श्रीवल्ली के पिता के साथ एक और मजदूर पकड़ा जाता है। गोविंद उन दोनों से कहता है कि करीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई से बाहर जाने वाला है, जो कि मंगल सिन्नू का है, और वो अब अपना माल गोंडा रेड्डी के गोडाउन पर रखने वाला है। अगर वो दोनों इसकी जानकारी गोविंद को दे दे तो न सिर्फ उन्हें छोड़ देंगे, बल्कि तोहफे के रूप में 50 लाख रुपए की भी देगा। श्रीवल्ली के पिता यह सोचता है कि उसकी बेटी की शादी में ये पैसा काम आ जाएगी, इसलिए दोनों पुलिस से मिल जाते हैं। चेन्नई में हो रही चंदन की खरीद फरोख्त का मेन मंगल सिन्नू होता है। गौड़ा रेड्डी जैसे बहुत सारे व्यापारी भी अपना अपना माल मंगल सिन्नू को बेचता है, और मंगल सिन्नू करीबन 15 नाकाबंदी को पार करवा के ये माल मुरुगन नाम के इंसान तक चेन्नई में पहुंचाता है। मंगल सिन्नू गोंडा रेड्डी के गोडाउन में अपना माल रखवा देता है। माल गोडाउन से निकलवाने की पूरी जिम्मेदारी पुष्पा के ऊपर होती है, लेकिन पुष्पा के कहने पर भी माल गोडाउन से नहीं निकल पाता, क्योंकि जॉली रेड्डी उस रात एक लड़की को गोडाउन पर लेकर आ जाता है। यह बात श्रीवल्ली के पिता गोविंद को बता देता है और गोविंद पूरी पुलिस बल के साथ गोडाउन के लिए निकल जाता है। पुष्पा को यह समझ आ जाता है कि अब चाह कर भी वो लोग माल को सड़क के रास्ते नहीं ले जा पाएंगे, तो पुष्पा सारा माल नदी में बहा देता है और केशव को बोलता है कि जाकर डैम का पानी रुकवा दे। इसलिए गोडाउन पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि एक तरफ पूरा माल डैम में इकट्ठा हो जाता है और उसे पुष्पा वहां से सारा माल निकाल लेता है। पूरे मामले में सारे गैंग को पता जाती है कि अब अपना पुष्पा के कारण आज पूरे 200 करोड़ का माल पुलिस के हाथों से बचा लिया गया। मंगल सिन्नू इसी खुशी में एक पार्टी देता है जहां पे सिंडिकेट के सभी व्यापारी, यहाँ तक कि नेता, पुलिस, मिनिस्टर, पॉलिटिशियन भी इस पार्टी में आते हैं। उसी पार्टी में पुष्पा का पता चलता है कि मंगल सिन्नू 1 टन माल के 2 करोड़ रुपये मुरुगन से लेता है और गोंडा रेड्डी को बाकी लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपये देता है। पुष्पा ये बात जाकर गोंडा रेड्डी को बताता है और बोलता है कि वो जाकर मंगल सिन्नू से इस बारे में बात करे, और गोंडा रेड्डी ये बात जानता है कि मंगल सिन्नू से ये बात करने का मतलब है खुद की मौत को न्योता देना। तो बड़ी ही चालाकी से पुष्पा को बोलता है कि वो जाकर मंगल सिन्नू से बात करे, और अगर वो पैसा बढ़ाने के लिए मान जाता है तो व्यापार में उसे 50% की पार्टनरशिप देगा, और अगर वो नहीं मानता है तो उस वक्त से गोंडा रेड्डी उसे नहीं जानता, ताकि मंगल सिन्नू उसे कुछ भी नहीं करे। पुष्पा गोंडा रेड्डी को बोलता है कि अगर बात करनी ही है तो गोंडा रेड्डी ही करे, वो नहीं करेगा। इसी दौरान केशव श्रीवल्ली के पिता से पुष्पा और श्रीवल्ली के रिश्ते के बारे में बात करता है। केशव बोलता है कि पुष्पा मुलेठी के वेंकटरमन का छोटा बेटा है। ये सुनकर वो इस रिश्ते के लिए मान जाता है। पुष्पा अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर जाता है, पर उनके सगाई के तुरंत पहले पुष्पा का सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और सबके सामने ये बोलता है कि पुष्पा एक नाजायज़ औलाद है और उन्हें श्रीवल्ली का रिश्ता उनके साथ नहीं करवाना चाहिए। उसकी माँ की भी बहुत बेइज्जती करता है।
पुष्पा यह सहन नहीं कर पाता है और सौतेला भाई को बहुत बुरी तरह मारता है और इस सब के बीच उसकी माँ घायल हो जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये सब देखकर सिरवल्ली को पुष्पा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पुष्पा ये सब देखकर फाइनली डिसाइड करता है कि अब से वो अपने पिता के विषय में और चुप नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं कि किसी भी तरह का न्याय सहन नहीं करेगा, फिर चाहे वो गोंडा रेड्डी हो या मंगल सिन्हू हो। और वो वहाँ से सीधे मंगल सिन्हू के घर जाता है और उससे बोलता है कि अब से उसे 1 टन माल के लिए 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना वो माल सीधे चेन्नई मुर्गन को बेचेगा। ये पहली बार था जब किसी ने मंगल सिन्हू के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो मंगल सिन्हू के फ़ोन से ही मुर्गन को फ़ोन मिलाता है और उसी के सामने मुर्गन से कहता है अब वो सीधा उससे चेन्नई में डील करेगा, अपना माल को अब सिन्हू को नहीं बेचेगा। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मंगल सिन्हू के आदमी को बुरी तरह पिटाई करके वो सीधा वहाँ से चेन्नई मुर्गन के पास माल के लिए चला जाता है। वहाँ वो गोंडा रेड्डी को बोलता है कि 1 टन माल के बदले वो 1.5 करोड़ की डील कर रहा है। रेड्डी उससे जैसे ही हाँ बोलता है तो पुष्पा तुरंत उसे याद दिलाता है कि अब से वो 50% पार्टनर है, तो माल का आधा हिस्सा अब से लेगा। इसी बीच जॉली रेड्डी को पता चलता है कि सिरवल्ली के बाप ने ही उसे धोखा दिया था और पुलिस से मिल गए थे। जॉली उससे बोलता है कि वो उसे छोड़ दे, पर उसके बाद 1 रात के लिए उसे सिरवल्ली चाहिए। सिरवल्ली को ये बात जैसे ही पता चलता है वो सीधे पुष्पा के पास जाती है, उससे बोलती है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। वो जानती है कि जॉली उसका बॉस है और पुष्पा उसे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा, पर वो मन ही मन पुष्पा को अपना पति मान चुकी होती है और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी दूसरा इंसान हाथ लगाए। पुष्पा को जैसे ही ये पता चलता है वो जॉली रेड्डी को मरा कर देता है। जॉली उससे बोलता है कि वो उसका बदला ज़रूर लेगा, पर बिना जॉली को बताए गोंडा रेड्डी को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा ने ही जॉली की ये हालत, और वो एक डील की आड़ में उसे अपने साथ ले जाता है ताकि उसे मार सके। केशव को ये बात पता चल जाती है और वो पुष्पा को बचाने के लिए उससे पीछे जाता है। गोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ मंगल सिन्हू के आदमी आ जाते हैं और सिन्हू का साला गोंडा रेड्डी को मार देता है। सिन्हू और रेड्डी के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। सिन्हू का साला अब जग्गा रेड्डी को मारने वाला होता है, पर तभी पुष्पा वहाँ आकर बचा लेता है और सिन्हू के साले को मार देता है। जग्गा रेड्डी शॉक हो जाता है कि पुष्पा ने उससे जान क्यों बचाई, जबकि वो खुद तो उसे मारने वहाँ लाया था। पुष्पा बोलता है कि ये रेड्डी और उनके बीच की बात थी और आज भी जग्गा उसका पार्टनर है, तो अगर कोई भी बाहर वाला उस पर हमला करेगा तो पुष्पा उसे ज़रूर बचाएगा। रेड्डी के मरने के बाद पूरे धंधे में हलचल मच जाती है। मिनिस्टर खुद एक मीटिंग बुलाता है जहाँ उसे मंगल सिन्हू और गोंडा रेड्डी के बीच हुई दुश्मनी के बारे में पता चलता है। पुष्पा मिनिस्टर को बताता है कि सिन्हू धंधे में सबको धोखा दे रहा है, 2 करोड़ का माल के बदले सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। पुष्पा ये भी बोलता है कि सब व्यापारी अलग अलग पुलिस को रिश्वत देता है, अगर वो सब एक साथ हो जाएं तो रिश्वत भी कम लगेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। पूरी धंधे के व्यापार पुष्पा को सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि जग्गा रेड्डी मिनिस्टर को बोलता है कि पुष्पा के आने से बाद व्यापार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है और अब उसे ही सिंडिकेट की कमान संभालनी चाहिए। मिनिस्टर पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है और इसी तरह पुष्पा भाव बन जाता है। उसके सर पर मिनिस्टर का हाथ होता है और पुलिस उसकी जेब में होती है। मंगल सिन्हू चाह कर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जॉली रेड्डी व्हील चेयर पर सिर्फ बदले की कल्पना ही करता रहता है। उसी दौरान पुष्पा और सिरवल्ली की शादी फिक्स हो जाती है। फिर होते हैं IPS ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत की। भंवर सिंह शेखावत सेल्फ ऑब्जर्वर ऑफिसर है, जो कि वो आते ही मजदूरों को जंगल से उठा लेता है और 2 को गोली मार देता है। प्रेस में ये कह देता है कि वो दोनों भाग गए। पुष्पा को ये बात उसके आने की खबर लग जाती है और वो उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। अपनी शादी कार्ड के साथ वो बैग भर के रिश्वत भी ले जाता है। भंवर सिंह वहाँ सबके सामने पुष्पा को बेइज्जती करता है और बोलता है कि जो शर्ट उसने पहनी है वो ब्रांडेड है और जो शर्ट पुष्पा ने पहनी है उसका कोई नामो निशान नहीं है। पुष्पा एक नाजायज़ औलाद है। इतना ही नहीं, पुष्पा से ये भी कहता है कि वो आज के बाद सिर्फ सर कहकर ही एड्रेस करे। पुष्पा उस वक्त चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे से जब भी वो भंवर सिंह से मिलता है तो उसे सर कहकर ही बुलाता है। उसके अच्छी दोस्ती हो जाती है।
पर पुष्पा अपनी शादी के दिन भंवर सिंह को मिलने को बुलाता है, उसके साथ दारू पीता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे ये दोनों मिले थे। भंवर सिंह उससे बोलता है कि पुरानी बातों को भूल जाने में ही भलाई है, पर पुष्पा उससे बोलता है अगर बात सिर्फ उसकी होती तो वो जाने देता। भंवर सिंह शेखावत उस दिन उसकी माँ की बेइज्जती किया था, वो चाहता तो उसी दिन भी उसका जवाब दे सकता था, पर उस दिन अपनी माँ से वादा किया था, वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो उसके सारे कपड़े उतरवाता है और बोलता है कि उसके ब्रांड कपड़ों के साथ ही उतर गया है, उसका ब्रांड उतर ही गया है कपड़ों के साथ। और जब तुम नंगा गांव में जाओगे तो उसकी वर्दी बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा और ना ही उसकी कोई इज्जत करेगा। इसके बीच पुष्पा खुद अपने कपड़ा उतारता है और बोलता है कि उसका ब्रांड कपड़ों से नहीं बल्कि उसके रंगों में बह रहे उसके पिता का खून है। वो अभी इसी वक्त बिना कपड़ों के निकलेगा तो भी पूरा गांव उसे पुष्पा भाऊ को नाम से ही बुलाएगा। उसने यही से अपना सफ़र शुरू किया था और बिना वर्दी के सफ़र में भंवर सिंह शेखावत की कोई पहचान नहीं है। इतना कहकर पुष्पा सीधा अपने मंडप पे चला जाता है। सिरबली उससे पूछती है कि सब ठीक तो है ना। वो उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझने की गलती की थी और वो उसे बताकर आया है कि फ्लावर नहीं फायर है। उसके बाद सिरबली पूछती है कि सब कहानी में ख़त्म हो गया ना। पुष्पा कहता है कि कहानी अभी शुरू हुई है। और ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है, पर यह फिल्म की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसका फिल्म पुष्पा का पार्ट 2 भी जल्द आने वाली है। अगर ये कहानी भी की एक्सप्रेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।